चलिए बेटा तो स्टार्ट करेगा। ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? टमाटर का कौन सा रोग पड़ा बेटा? पर्णकुंचन रोग। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरस का नाम हमने देख लिया था, उसका जेनेटिक मटेरियल या उसका आनुवंशिक पदार्थ याद रखना है। ठीक है, क्या आनुवंशिक पदार्थ है बेटा उसका? SSDNA। ठीक है, इस रोग का वाहक कौन था? सफेद मक्खी। वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, यही मेन याद रखें। इसीलिए जब हम इसके नियंत्रण की बात करेंगे बेटा, तो इसके अंदर नियंत्रण में हम क्या उपयोग करेंगे? कीटनाशी उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? कीटनाशी। कौन से कीटनाशी? सर्वांगी कीटनाशी। नाम आपको याद है। ठीक है, इमिडाक्लोप्रिड है, डाइमिथोएट है, मिथाइल डेमेटोन है, एसीफेट है और मेटासिस्टोक्स। कल हमने अच्छे से लास्ट में समझ लिया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमने बात करी थी कि अगर आपको पौधे को प्रतिरोधक बनाना है, रेजिस्टेंट बनाना है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर थी चीज ये? चलिए आज हम बात करेंगे हमारी अगली डिजीज के बारे में, जिसका नाम क्या है बेटा? अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, या फिर अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या कहेंगे बेटा? अर्ली का मतलब क्या होता है? अगेती। ब्लाइट का मतलब क्या है? जुलसा। ठीक है, तो कौन सा रोग है बेटा? अगेती जुलसा रोग है। किसके अंदर होता है? टमाटर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज जो है वो यहीं से समझ लेना कि ये टमाटर के अंदर तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी हमारी सोलेनेसी कुल की फसलें हैं, आपको याद है कौन कौन सी है? ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी सोलेनेसी कुल की है, ठीक है, सोलेनेसी कुल की फसलों में ये रोग होता है। ठीक है, सोलेनेसी कुल की फसलें बताना जरा मुझे एक बार। एक तो कौन सी? टमाटर ही है। दूसरी कौन सी है? आलू है। इसके अलावा क्या है बेटा? बैंगन है। और इसके अलावा कौन है? मिर्च है। तो ये चार जो है आपको याद रखनी है फसलें, जिसके अंदर कौन सा रोग हो रहा है बेटा? अगेती जुलसा रोग। कौन सा रोग है? ठीक है, अब बात आती है अगेती जुलसा है तो पछेती जुलसा भी होगा, है ना? जैसे अगेती टिक्का की बात करी थी तो पछेती टिक्का भी था, तो यहां पर भी पछेती जुलसा रोग होता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आयरलैंड का अकाल था वो किसके कारण आया था बेटा? आलू के अंदर रोग हुआ था। कौन सा? पछेती अंगमारी रोग हुआ था। तो ये अगेती अंगमारी है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहली चीज कि अगेती जुलसा रोग जो है उसका रोग कारक कौन है? ठीक है, इसका रोग कारक कौन है बेटा? अल्टरनेरिया। कौन सा है? अल्टरनेरिया। पूरा नाम हम क्या लिखेंगे? अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या लिखेंगे बेटा? सोलेनाई। और इसीलिए ये सोलेनेसी कुल की फसलों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो सोलेनाई है वो किसके अंदर करेगा? सोलेनेसी कुल की फसलों में रोग उत्पन्न करेगा। अगेती से याद रखना बहुत ही आसान है। किस तरह से बेटा? जब हम अगेती की बात करते हैं तो इसमें भी अ आ रहा है। ठीक है, और इसका जो रोग कारक है कौन? अल्टरनेरिया, उसके अंदर भी क्या आ रहा है बेटा? अ आ रहा है। याद हो सकता है आराम से, है ना? तो अगेती जुलसा रोग किससे है? अल्टरनेरिया सोलेनाई से। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे बेटा कि अल्टरनेरिया सोलेनाई वास्तव में क्या होती है? एक कवक होती है, एक फंजाई होती है। ठीक है, इसको कभी भी हमें, जैसे हमने कपास के अंदर बात करी थी ना, कपास के अंदर दो रोग पड़े, एक तो म्लानी रोग और एक कौन सा? जुलसा रोग। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो वहां पर जुलसा रोग किसकी वजह से हो रहा था बताओ? अंगमारी रोग हो रहा था ना वहां पे। तो वो कौन सी अंगमारी थी बेटा?
जीवाणु अंगमारी थी, ठीक है। लेकिन यहां पर भी अंगमारी होगी, झुलसा रोग होगा, वो किसके कारण है? कवक से है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब हम कपास में बात करेंगे अंगमारी रोग की, तो वो किसके कारण है? जीवाणु से। इसके अलावा बाकी सबके अंदर किसके कारण करनी है? कवक के कारण करनी है। बस इतनी सी छोटी सी चीज याद रखें। बात करेंगे इसके कुल की कि इसका कुल कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? ड्यूटेरोमाइसीट्स। कौन सा है बेटा? ड्यूटेरोमाइसीट्स की जो कवक होती है उसकी खास बात याद है क्या तुमको? बताना जरा, क्या खास बात है? कवक जाल जो है वो बिना पट के, वो तो हमारा ओमाइसीट्स में था बेटा, ड्यूटेरोमाइसीट्स में नहीं था। पट युक्त है, लेकिन ये खास चीज नहीं है। कोनिडिया बनते हैं। इसका मतलब कोनिडिया कैसे बेटा? लैंगिक है या अलैंगिक है? अलैंगिक है। मतलब ड्यूटेरोमाइसीट्स में लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। यही इसकी खास बात हमें याद रखनी है। इसी कारण से जब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे स्पोर की, या हम कह सकते हैं इसके बीजाणु की, कि कौन से बीजाणु ये बनाएगी, तो क्या बनाएगी बेटा? कोनिडिया बनाएगी। क्या बनाएगी? जो कैसे होते हैं? अलैंगिक होते हैं। कैसे होते हैं? अलैंगिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, चलिए लास्ट हम बात करेंगे इसके प्रकृति के बारे में कि ये किस प्रकार की कवक है। तो हमें याद रखना है कैसी है बेटा? मृदा जनित है। कैसी है? मृदा जनित कवक होती है। इसको कभी भी बीज जनित नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर यही एग्जाम में आती है। ओके, क्वेश्चन जो पूछा है वो म्लानी रोग के लिए पूछा है। म्लानी रोग पढ़ लिया ना हमने? किसके अंदर पढ़ा? कपास में। कपास का जो म्लानी रोग है उसकी प्रकृति कैसी थी? बीज जनित थी या मृदा जनित, या दोनों थी? दोनों थी। क्या याद रखना? म्लानी रोग और हमारा जो झुलसा रोग है ये हमेशा मृदा जनित होगा, कभी भी बीज जनित नहीं करना है। आईसीआर का जो पीजी का एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, म्लानी रोग किस प्रकार का रोग है? ठीक है, मृदा जनित, बीज जनित, दोनों, या फिर वायु जनित? तो आंसर क्या आ गया बेटा? मृदा जनित। ठीक है, याद रहेगी चीज ये कि म्लानी रोग हो या फिर हमारा कवक से होने वाला झुलसा रोग हो, हमेशा क्या करना है? मृदा जनित करना है, कभी भी बीज जनित मत करके आना। याद रहेगी चीज ये। चलिए, तो इसके लिए खास बातें हमने देख ली बेटा। किससे हो रहा है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या होती है ये? कवक होती है। ठीक है, कौन से कुल की है? ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसीलिए लैंगिक जनन नहीं होगा। अगर अलैंगिक जनन होगा तो कौन से स्पोर या कौन से बीजाणु बनेंगे? कोनिडिया। और इसकी प्रकृति कैसी है बेटा? मृदा जनित है। और ये हमारी कौन सी फसलों में नुकसान पहुंचाती है? सोलेनेसी कुल की फसलें। 4 फसलें याद रखना। चाहे टमाटर की बात कर लो, अगेती झुलसा, तो इससे होगा। अगर आलू के लिए पूछ ले तो भी इसी से होगा। अगर बैंगन का पूछ ले तब भी ये होगा, और मिर्च का पूछे तब भी यही होगा। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज ऐसे ही करता है। आपने पढ़ लिया टमाटर का अगेती झुलसा रोग, और आपसे पूछ लेगा आलू का अगेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? अरे अगेती झुलसा किससे हो रहा है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। आलू के अंदर पछेती अंगमारी हो रही थी फाइटोप्थोरा से, तो याद आया क्या? ठीक है, तो इन चारों फसलों में अगर अगेती झुलसा की बात करेंगे तो वो किसके कारण होगा? अल्टरनेरिया सोलेनाई से ही होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। तो कंफ्यूज हो गए क्या आप? नहीं होगे ना? एग्जामिनर जो है वो इस तरह से करते हैं बेटा। उन्होंने पीजी के अंदर जो राजस्थान जो प्री पीजी होता है एमएससी के लिए, उसमें मिर्च के लिए पूछ लिया। जिनके अंदर दिमाग था, सोया हुआ नहीं जागा हुआ दिमाग था, उन्होंने तो अल्टरनेरिया सोलेनाई कर दिया। और जिसके अंदर सोया हुआ दिमाग था वो यही ढूंढते रहे कि एक बुक में तो कहीं है ही नहीं। तो बुक में एक लाइन दे रखी है बेटा कि जो भी सोलेनेसी कुल की फसलें हैं सब में इसी से होता है, तो हमारा आंसर यही जाएगा, है ना? तो इस तरह से चीजों को समझ के पढ़ लो तो ही काम आएगी। चलिए एक बार लिख लें इसको, फिर आगे बात करते हैं।
किसका? होस्ट का मतलब, होस्ट का मतलब होता है बेटा इसका परपोषी पौधा। क्या मतलब है? परपोषी। ठीक है, जिसके ऊपर ये रहती है या जिसके ऊपर ये निर्भर है उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट या परपोषी कहते हैं। कहते हैं ना हमारे घर पे कोई आता है मेहमान, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मेजबान, वो क्या होता है? होस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब जिसके घर पे आते हैं वो कौन है? होस्ट है, और जो घर में आता है वो क्या है? गेस्ट है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या है? गेस्ट है, और जो हमारे ये पौधे हैं वो क्या है? होस्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो लिख लिया क्या बेटा? ओके, आगे चले। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, यहाँ पर एक डायग्राम जो है अपन को मिला है किसका? कोनिडिया का। किसका डायग्राम है ये? कोनिडिया। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये डायग्राम लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, कोनिडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पूरा एक कोनिडिया है, मान लिया हमने इस कोनिडिया को हम यहाँ पर देख ली। ठीक है, तो ये कोनिडिया जो है इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? इस तरह से अलग अलग ये भागों में डिवाइडेड है ना। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी क्या है बेटा? कोशिकाएं हैं। क्या है ये? तो हम इसे क्या कह सकते हैं? बहुकोशिकीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुकोशिकीय कहा जा सकता है। तो बहुकोशिकीय बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, जो किस प्रकार के हैं? लैंगिक है या अलैंगिक है बेटा? अलैंगिक है। ठीक है, तो अलैंगिक बहुकोशिकीय जो जीवाणु हमारे बीजाणु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। कोई डाउट रहा? नहीं, सिंपल सी ये लाइन है, इसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए लेकर आए, कोई नहीं पूछेगा इस चीज को। ठीक है, अगली हम बात करें कि इस रोग के अंदर होता क्या है, लक्षण क्या हमें दिखाई देते हैं। तो लक्षणों की जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो मुख्य रूप से इस रोग के जो लक्षण है बेटा वो कहां पर दिखाई देते हैं? पत्तियों पर। कहां पर दिखाई देते हैं? लेकिन कभी कभी ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। तो दोनों के लिए याद रखना बेटा, कहां पर दिखेंगे? एक तो पत्तियां, और कहां दिखेंगे? फलों पर। दोनों पर इस रोग के लक्षण जो है वो हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करें क्या चीज दिखती है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारे जो पत्तियां हैं उसके ऊपर अंडाकार धब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? अंडाकार धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे जो हैं वो समय के साथ अपनी साइज के अंदर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगी? वहां पर हरिमाहीनता होगी या नहीं होगी? नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि क्लोरोफिल तो घट रहा है ना। अगर धब्बे बढ़ रहे हैं अपने आकार में तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि पत्तियों पर क्या होता है? हरिमाहीनता होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल का नाश होता है। किसका नाश होता है बेटा? क्लोरोफिल का नाश होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल का नाश होने का कारण क्या है? धब्बों का आकार में बढ़ना। तो ये जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और पत्तियां लास्ट में कैसी दिखाई देती हैं बेटा? पत्तियां हमें झुलसी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? झुलसी हुई पत्तियां जो है वो हमें पौधे के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्लोरोफिल भी कम हो गया। फिर इसके बाद हम बात करें, कभी कभी ये जो हमारे लक्षण दिख रहे हैं पत्तियों पर, ये हमें फलों पर भी दिखते हैं। ठीक है, फल भी ऐसा लगेगा जैसे टमाटर है, बिल्कुल अच्छा है, लाल टमाटर है, लेकिन उसमें एक जगह पर ऐसा दिखेगा जैसे किसी ने इसको साइड से जला दिया हो। ठीक है, तो हमारे जो फल हैं वो भी जले हुए प्रतीत होते हैं। और इसके साथ साथ खास बात जो याद रखनी है, जिसे आपको कभी नहीं भूलना है, वो क्या है बेटा?
लक्ष्य पट प्रभाव। क्या है बेटा? लक्ष्य पट प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना बेटा, लक्ष्य पट प्रभाव क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो क्या है, लक्ष्य पट प्रभाव। अब एक बार इसको लिखते चलें, मैं समझा दूंगा लक्ष्य पट प्रभाव क्या है, आगे डायग्राम आएगा उसमें अच्छे से समझ जाओगे। क्या हो बेटा? चलो समझा देते। आपने तीरंदाजी देखी है क्या? अरे तीर चलाते हैं देखा, हवा में नहीं। ठीक है, एक बोर्ड के सामने। आपने जो हमारी शूटिंग होती है वो देखी है, फिल्मों की नहीं, रियल वाली, हाँ वो बंदूक वाली वही। ठीक है, तो उस समय पर जो भी निशानेबाज होता है उसके सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर उसे निशाना लगाना होता है ना? यही होता है क्या? बिल्कुल, उसी को क्या कहते हैं बेटा, टारगेट बोर्ड या लक्ष्य पट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लक्ष्य पट कहा जाता है। अब लक्ष्य पट प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि इसी तरह से एक लक्ष्य पट की तरह हमें क्या दिखाई देते हैं, हमारे धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, वो किस तरह से दिखते हैं वो डायग्राम में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो लक्ष्य पट होता है उसके अंदर इस तरह से अलग अलग जो है वो गोलाई के अंदर बनी हुई रिंग्स होती है, यही होती है। ठीक है, बीच में रेड कलर होता है, इसके बाद नीला, पीला, हरा, अलग अलग कलर होते हैं, और जिस रंग पे जाकर आपका तीर लगता है उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, यही होता है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो तीर है वो सबसे बीच में जाकर लगे ताकि हमें सबसे ज्यादा अंक मिले, यही बात होती है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लक्ष्य पट या टारगेट बोर्ड कहते हैं। मतलब हमारा टारगेट ये है। ठीक है, और यही जो हमारा प्रभाव है वो हमें पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि लक्ष्य पट प्रभाव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है बेटा, हमारे अगेती जुलसा का। पछेती जुलसा में नहीं दिखता है, इसीलिए याद रखना है अगेती जुलसा का सबसे जरूरी, सबसे अच्छा जो हमारा लक्षण है वो क्या है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट या फिर लक्ष्य पट प्रभाव। अगर लक्ष्य पट से याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टारगेट बोर्ड तो याद हो जाएगा। ठीक है, टारगेट है उसका बोर्ड है तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब डायग्राम देख लें एक बार। डायग्राम जो है वो यहां पर है। ठीक है, डायग्राम के अंदर देखो दिख रहा है क्या बेटा, इधर देखना, ये वाला जो है धब्बा इसको देख लें तो इसके अंदर देखो यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा, बीच के अंदर एक रिंग है, उसके बाद फिर यहां पर रिंग है, फिर इधर यहां पर इस तरह से रिंग्स बन रही है, दिख रहा है क्या ये? ठीक है, ये जो हमारा इफेक्ट बन रहा है ये बिल्कुल किसकी तरह, टारगेट बोर्ड की तरह। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टारगेट बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। और ये केवल किस में दिखेगा, अगेती जुलसा रोग में दिखेगा। अब वो टमाटर का हो, चाहे बैंगन का हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे आलू का हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। बस अगेती जुलसा रोग के अंदर हमें ये इफेक्ट दिखाई देता है, इसे हम क्या कहेंगे, लक्ष्य पट प्रभाव या टारगेट बोर्ड इफेक्ट कहेंगे। समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट रह गया नहीं? चलिए लिख लिया था वो, लिख लिया? चलिए, नहीं लिखा क्या? जल्दी लिखो। ये सारी चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपको काम पता है कहां पर आने वाली, जब आप जेट में तो काम आएगी, वहां तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको काम आएगी बेटा जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां पर जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई, उन्होंने हमें सब समझाया और प्रैक्टिकली हमें फील्ड में दिखाया भी कि हाँ ये चीज जो है वो इस तरह से हो रही है, हमने कलेक्ट भी किया, तब जाकर हमें अब उस चीज की नॉलेज होती है। और जब हम किसानों के लिए काम करते हैं तब हमें वहां पर इसका फायदा होता है। आप जब जॉब लग जाओगे और कोई किसान आकर कहेगा कि मेरे खेत में इस तरह से पत्तियों के ऊपर धब्बे बन रहे हैं, इसका मैं क्या करूं, तो आप वहां पहचान जाओगे कि ये क्या है, अगेती जुलसा रोग है।
इसका नियंत्रण कैसे करना है वो आगे समझेंगे, ठीक है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो भी चीजें हैं आप उसको बता सकते हैं। तो पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या चीज है। ऐसा नहीं कि इन धब्बों को लेकर तुम देख लो और फिर कहो कि ये तो किसी ने जला दिया, देखिए ये तो बढ़ गई, ये बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये जली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, अगला जो डायग्राम है वो फ्रूट्स का दे रखा है। टमाटर बड़ा अच्छा था लेकिन इसके ऊपर जली हुई अपीयरेंस हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, झुलसा रोग कहेंगे। बस इतना सा याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। अगेती झुलसा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद हो गया, क्या है, लक्ष्य पट्ट प्रभाव या टारगेट बोर्ड इफेक्ट। इसके अलावा पत्तियां और जो फल हैं उस पर जले हुए निशान या फिर जले हुए धब्बे जो हैं वो बनते हैं, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए अगली हम बात करें बेटा कि आप इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक हमको लेट ब्लाइट भी पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों का कंट्रोल जो है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर एक ही रसायन उपयोग करना है। तो पहले हम लेट ब्लाइट पढ़ लें। लेट ब्लाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, पछेती झुलसा रोग। कौन सा रोग हो गया बेटा, पछेती झुलसा रोग, ठीक है। अब ये पछेती झुलसा रोग भी हमारी सोलेनेसी कुल की सभी फसलों में होगा, चाहे वो आलू हो चाहे टमाटर हो, ठीक है। बात करेंगे इसके अंदर हम किसकी बेटा, इसके रोग कारक की। तो वो कौन है, फाइटोप्थोरा। कौन सा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये हम पहले ही याद कर चुके हैं ना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि आयरलैंड का जो अकाल आया था कौन से साल में आया बेटा, 1845 में आया था। उस समय पर आलू की फसल नष्ट हो गई थी, कौन से रोग के कारण, पछेती झुलसा। किसके कारण हुआ था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। और ये क्या होती है बेटा, एक कवक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी क्लास की, इसके कुल की। तो इसका कुल भी कौन सा होगा बेटा, ड्यूटेरोमाइसीड्स। दोनों जो कवक हैं वो क्या है, बहने हैं। क्या है बेटा, बहने हैं। लेकिन ये जो हमारी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है ये बड़ी बहन है, और अल्टरनेरिया सोलेना क्या है, छोटी बहन है, बस, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये भी जो है नेचर के अंदर बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें, तो ये भी कैसी होगी बेटा, मृदा जनित होगी, ठीक है। ये भी बीज जनित नहीं होगी। अगर बात करें ये बीजाणु कौन से बनाएगी, तो ड्यूटेरोमाइसीड्स की कवक है, तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्या बनाएगी बेटा, कोनिडिया बनाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाएगी, ठीक है। चारों चीजें सेम है उनके लिए, बस नाम अलग है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हमने अभी वायरस जनित रोगों के लिए बात करी थी, है ना, भिंडी का पीत शिरा मोजेक वायरस और टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, दोनों के लिए बात करी, तो बस नाम अलग है, इसके अलावा सारी चीजें सेम है। वही बात यहाँ पर है कि अगेती झुलसा हो या पछेती झुलसा, बस नाम अलग है, इसके अलावा काम जो है वो उनका बिल्कुल सेम है, उनका कंट्रोल जो होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। क्या हो गया, अच्छा बातें करने क्यों लग जाते हो, चलो लिख लिया, ओके आगे चले। चलिए इसके लिए लक्षण याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आपके कोर्स में जितना आ सकता है उतनी बात करेंगे, उससे एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं। लक्षण आपके सामने है, समझ लीजिए कि जो लक्षण आपने अगेती झुलसा के लिखे वही के वही सेम है सारे, बस एक लास्ट वाला लक्षण नहीं होगा। कौन सा, टारगेट बोर्ड इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसके अलावा पत्तियों पर क्या होगा, इस तरह से जले हुए जो धब्बे हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो मुख्य रूप से अंडाकार होंगे, ठीक है।
वो होगा, बस टारगेट बोर्ड इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा। तो लक्षण जो है वो लिखना चाहो तो हेडिंग डाल के लिख लो, अगेती जुल्सा के समान। ठीक है, अगेती जुल्सा के समान, और उसी के आगे ब्रैकेट में लिखना टारगेट बोर्ड इफेक्ट नहीं होता, और कुछ भी नहीं अलग लिखना है। ठीक है, सेम चीज है दोनों में, अगेती जुल्सा के समान है और टारगेट बोर्ड इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट नहीं होगा, इसके अलावा कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता है। चलिए अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, इन दोनों में से ज्यादा नुकसानदायक कौन होगा? पछेती जुल्सा रोग। कारण क्या है कि जब ये हमारे फल बनने लगते हैं उस समय पर सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, जिस समय पर फलों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उस समय पर आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाती है। ठीक है, यही बात हमने टिक्का रोग में करी थी। टिक्का रोग जो है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा नुकसानदायक था? पछेती टिक्का रोग। ठीक है, क्यों था बेटा? किस समय पर आती है? वेरी गुड, पैगिंग अवस्था पर आती है। और मूंगफली की पैगिंग अवस्था कितने दिन पर आती है? 50 से 55 दिन के आसपास आती है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर है, इसके फल बनने लगते हैं उस टाइम पर आती है, तो सब ज्यादा नुकसान यही करती है। ठीक है, चलिए अगला एक और डायग्राम आपको दे रखा है बेटा, कि इसके जो लक्षण है वो हमें तने पर भी दिखते हैं, तने पर भी हमें झुलसे हुए धब्बे दिखते हैं। ठीक है, फलों की बात करें तो इस पर भी हमें जले हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, वहां पर आपने देखा था टमाटर पका हुआ था, यहाँ पर टमाटर कच्चा ही है। तो ये बहुत ही, जैसे ही हमारे फल बनने लगते हैं और ये आ जाती है, इस वजह से फल जो है वो शुरुआत में ही खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, एक डायग्राम और हमें मिला है जिसके अंदर हम साफ देख सकते हैं कि जो अर्ली ब्लाइट है, ठीक है, अगेती जुल्सा और पछेती जुल्सा दोनों के अंदर क्या अंतर है, दिख रहा है क्या? ओके, यहाँ पर तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ा सा धब्बा जो है वो बन रहा है। समझ में आ गया? ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस होता है। इन दोनों में ज्यादा पत्ती खराब कौन सी लग रही है? लेट ब्लाइट वाली, क्योंकि ये धब्बे बड़े आकार के बनने लगते हैं। ठीक है, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। चलिए, ये हमारी डिजीज कंप्लीट। अब हमें बात करनी है बेटा किसकी? इसके मैनेजमेंट की, या हम कहें इसके प्रबंधन की बात करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रबंधन है, एक बार सुन लो आराम से, समझ जाओगे। पहला तो हमें क्या करना है बेटा? जो भी हमारे फसल अवशेष हैं, क्या है बेटा? फसल अवशेष, उन्हें क्या करना है? नष्ट कर देना है, जला देना है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, हमें क्या करना है? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। क्या करनी है बेटा? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, या फिर हम इसको डीप समर प्लोइंग जो है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए सबसे उपयोगी कौन सा यंत्र होता है? ऑप्शन दे देता हूं, एक तो है हैरो, एक है कल्टीवेटर, एक है आपका चीजल प्लो, और एक है आपका एमबी प्लो। एमबी प्लो कौन सा है? एमबी प्लो। और ये जो क्वेश्चन है वो इसके लिए नहीं पूछा गया, कहां पूछा गया मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपका आईसीआर के अंदर पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था हरी खाद के लिए। हरी खाद पढ़ ली ना तुमने? पढ़ी है? चलिए, हरी खाद का मतलब क्या है बताओ फिर? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो कर लिया, अगर वो लेग्यूमिनेसी की फसल है तो। ठीक है, अगर नहीं हुई लेग्यूमिनेसी की फिर क्या करोगे? फिर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए मान लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन है, लेकिन हरी खाद जो है वो क्या होती है वास्तव में, कौन बताएगा? वेरी गुड। क्या करते हैं बेटा? कोई भी हमारी फसल है, चाहे वो दलहनी है चाहे अदलहनी है, आप उसे खेत में उगाते हैं। ठीक है, और जैसे ही उसकी पुष्पन अवस्था आती है, ठीक है, सुन लो इधर, कौन सी पुष्पन अवस्था बेटा? 50% की पुष्पन अवस्था, मतलब हमारे आधे खेत में हमें फूल दिखने लग गए हैं लगभग। मान लिया 1000 पौधे हैं तो उसमें से 500 पौधों में फूल लगने लग गए। उस समय पर 50% फूल आने की अवस्था में हम क्या करते हैं? उसे मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, उससे क्या मिलेगा मिट्टी को?
कार्बनिक पदार्थ, और इसके अलावा पोषक तत्व, ठीक है। और अगर वो लेग्यूमिनेसी की हुई तो नाइट्रोजन और अच्छा मिलेगा, यही बात हो गई ना। चलिए, इसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, हरी खाद को खेत में पलटने हेतु सर्वाधिक उपयोगी यंत्र है, ठीक है। 4 ऑप्शन वही हमको दिए, एक दिया कल्टीवेटर, एक दिया हैरो, एक दिया हमें डिस्क प्लो, और एक दिया एमबी प्लो। एमबी प्लो है, कौन सा है बेटा? एमबी प्लो, क्योंकि एमबी प्लो क्या करता है, जमीन को काटता भी है और उसको पलटता भी है, दोनों काम करता है, इसीलिए एमबी प्लो है वो इसका सही आंसर गया था। तो पेज के ऊपर लिख लो, हरी खाद, कहीं पे भी लिख दो जहां तुम्हारी मर्जी हो, बस अपने हाथ पे मत लिखना, मिट जाएगा। हरी खाद को पलटने हेतु उपयोगी यंत्र, हरी खाद को पलटने हेतु उपयोगी यंत्र, डैश लगाकर लिख लो एमबी प्लो, या फिर इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, क्या कहेंगे, माउल्ड बोर्ड प्लो। ठीक है, क्या कहेंगे, माउल्ड बोर्ड प्लो कहेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अगली बात करें, और क्या कर सकते हैं बेटा, फसल चक्र अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। अवांछित या फिर जो हमारे डिजीज्ड है, जिनके अंदर रोग आ चुका है, ऐसे पौधों को खेत से बाहर कर देना, उसे क्या कहेंगे, रॉगिंग। और लास्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, हमारे जो रसायन है उनके बारे में बात कर लें कि कौन कौन से रसायन इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, लक्षण कहां दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्णीय छिड़काव करना पड़ेगा। तो आप इन रसायनों का क्या करेंगे बेटा, पर्णीय छिड़काव करेंगे। कौन कौन से, इनके नाम अच्छे से याद रखना, वैसे तो आप जानते हो, ठीक है। एक कौन है आपका, मैनकोजेब, कौन है बेटा, मैनकोजेब। दूसरा जो है वो कौन सा है, सीओसी, कौन सा है बेटा, सीओसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा पूछा हुआ है, निम्न में से किस कवकनाशी में कॉपर या तांबा पाया जाता है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, नाम ही क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आप आंसर कर सकते हो, बाकी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करें, अगला जो रसायन है वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्या नाम है बेटा इसका, हेक्साकोनाजोल, क्या नाम है, हेक्साकोनाजोल। ये रसायन जो है ये नया है आपके लिए, इसको अच्छे से याद रखना, क्या नाम है, हेक्साकोनाजोल, ठीक है। ये किसके लिए उपयोग किया हमने, अगेती जुलसा के लिए। तो जुलसा रोग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो दो हैं बेटा, एक तो सीओसी और एक कौन है, हेक्साकोनाजोल है, ठीक है। तो अगर आपसे हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है वो जेट ने पूछा हुआ है, जेट ने इसके लिए तो नहीं पूछा, लेकिन हमारे जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, चूर्णिल आसिता रोग, उसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चूर्णिल आसिता रोग के लिए सर्वाधिक उपयोगी रसायन कौन सा है। अगर किसी ने जेट के पिछले पेपर देखे हैं तो उसको आंसर पता होगा, क्या नाम है, केराथिन, क्या आंसर गया था, केराथिन, ठीक है। ये उसके लिए आंसर हमारे लिए गया था। लेकिन एग्जामिनर जो है वो वापस से चालाकी क्या करता है बेटा, कि जो हमारा केराथिन है वो तो मार्केट में मिलने वाला है, जैसे आप मार्केट में जाकर कहोगे कि मुझे केराथिन दे दो, तो वो आपको एक जो है पाउडर या फिर जो भी लिक्विड है वो लाकर दे देगा। लेकिन अगर आप जाकर कहो कि मुझे डाइथेन M45 चाहिए, तो वो आपको नहीं दे पाएगा, जबकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो डाइथेन M45 उसका केमिकल नाम है और केराथिन उसका मार्केट का नाम है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमसे एग्जामिनर ने पूछी थी, क्योंकि अगर आप चाहो तो आपकी 12th की बुक उठाकर देखना, बेर का छाछा रोग दे रखा है, चैप्टर नंबर 6 है शायद, ठीक है। उसमें देखना बेर का जो छाछा रोग है, लास्ट रोग है आपका, उसमें दिया हुआ डाइथेन, ठीक है, डाइथेन दिया हुआ, केराथिन नहीं दिया हुआ, जबकि एग्जामिनर ने क्या दे दिया हमें,
केराथिन दे दिया। तो इस तरह से भी हमें चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेक्साकोनाजोल के लिए अगर पूछ लिए तो क्या करोगे बेटा, कि ये झुलसा रोग के लिए काम आता है, ठीक है। तो झुलसा रोग के लिए कौन है, हेक्साकोनाजोल है, ठीक है। मैनकोजेब को हमने किसमें उपयोग करा था बेटा पहले, जीवाणु अंगमारी में। जीवाणु अंगमारी रोग किसकी वजह से हो रहा है, अब बताओ, तुम मार खाओगे मुझसे। मैं पूछ रहा हूं बेटा रमेश तेरा नाम क्या है, और तुम कह रहे हो सुरेश, क्या नाम है उसका। मैंने कहा जीवाणु अंगमारी रोग किससे हो रहा है, तुम कह रहे हो कवक। किससे हो रहा है बेटा, जीवाणु से हो रहा है। तो क्या ये जीवाणुनाशी है क्या, मैनकोजेब जीवाणुनाशी है क्या, कवकनाशी है। तो हम इसको क्यों उपयोग करेंगे, जीवाणुओं के लिए क्या उपयोग करना है वो तुम्हें बता दिया, क्या उपयोग करना है जल्दी से बताओ। एक ही एंटीबायोटिक का नाम याद कराया है मैंने, मेरे को इतना पता है। वेरी गुड, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कि जब भी जीवाणु दिख जाए क्या याद आना चाहिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, बस इतना सा और कुछ नहीं। अब उसमें क्या दिक्कत है तुमको, इसीलिए बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना चाहिए। ओके चलिए अगली बात कर ले बेटा। इसके लिए ये कैसा रोग है बेटा, मृदा जनित रोग है, हमने बात करी ना, है ना। तो मृदा जनित जितनी भी कवक है उनके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग होगा, जैविक रूप से, या ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा। क्या उपयोग होगा बेटा, ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा की भी जो स्पीशीज दे रखी है वो कौन सी बेटा, विरिडी। कौन सी है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम का उपयोग किया जाता है। आप तो सिंपल सा ट्राइकोडर्मा याद कर लो, ठीक है। जैविक रूप से हम क्या उपयोग करेंगे, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है बेटा, इसका जैविक नियंत्रक है। क्या है बेटा, जैविक नियंत्रक है। अगली बात करें इसके अंदर, ये जिंजर क्या होता है, अदरक। क्या होता है बेटा, अदरक। तो हमें अदरक का क्या उपयोग करना है बेटा, सत्व उपयोग करना है। क्या करना है, सत्व का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट। मतलब जब आप अदरक को पीसेंगे तो उससे जो जूस निकला है उसको क्या कहेंगे, सत्व कहेंगे, ठीक है। तो अदरक का जो जूस है वो आपको उपयोग करना है, कितना करना है बेटा, 10%। कितना करना है, और उसका पर्णीय छिड़काव करना है, ठीक है। ये जो है वो बहुत अच्छी चीज है। अगर हम बात करें नॉर्मल किसानों की, अगर आपके घर में भी खेती होती है और अगर आपकी फसल में कोई रोग लग गया, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि जो खाद बीज की दुकान है वहां पर जाएं और उनसे कहे कि ये रोग हो रहा है, इसके लिए कोई दवाई दे दो, यही होता है, ठीक है। लेकिन किसानों को ये चीज पता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसके लिए दवाई बाहर से लाने की जरूरत नहीं। घर के आसपास नीम होता है, घर के आसपास धतूरा मिल जाता है। धतूरा देखा, शिव जी के चढ़ाते हो, हाँ ठीक है। घर के आसपास आंकड़ा मिल जाता है, अदरक मिल जाएगा, नहीं मिले तो रसोई से ले आओ, नहीं तो मार्केट से ले आओ, ठीक है। लहसुन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी 5 चीजें हैं, कौन सी, एक तो नीम, एक आंकड़ा, धतूरा, अदरक और लहसुन। कितनी चीजें हुई बेटा, इन 5 चीजों को पीस कर, ठीक है, और उसके बाद इनका जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको पीना नहीं है, क्या करना है, उसको छिड़काव करना है, ठीक है। लगभग उसको 5 से 7 दिन आप उस जूस को रहने दो, ठीक है। वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एक तरह से जहर का काम करता है, हमारे लिए नहीं करता, ठीक है। तुम पी जाओगे तुम्हें कड़वा लगेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो किसके लिए एक अच्छा हमारा नियंत्रक है बेटा, हमारे जितने भी रोग और कीट हैं उनके लिए। आपकी फसल में कोई पत्तियों से जुड़ा रोग हो रहा है, जड़ों के लिए नहीं कह रहा मैं, किसके लिए कह रहा हूं, पत्तियों से जुड़ा कोई रोग है, तो उसके ऊपर आप क्या करो, उसका 10% का घोल बना लो, ठीक है। आपकी अगर जो टंकी है स्प्रे करने की वो 15 लीटर की है, तो आप उसके अंदर कितना उपयोग करोगे, 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर जो है उसके अंदर मिक्स कर दो और उसके बाद उसका छिड़काव कर दो।
वो बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, आपको बाहर से कोई दवाई लाने तक की जरूरत नहीं होती है। और ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे कई किसान जो है वो ये चीज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यही चीज तो कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई रसायन उपयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उस समय पर हमें इन्हीं चीजों पर रहना होता है और इससे बहुत अच्छा नियंत्रण जो है वो रोगों का हो जाता है। तो आप भी कभी भविष्य में खेती करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करना चाहें तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अदरक का ये नियंत्रण बेटा अपना रासायनिक नियंत्रण ही आएगा, पर ये रसायन कैसा है? कार्बनिक है, ठीक है। कार्बनिक रसायन है, उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये रासायनिक नियंत्रण में ही हम इंक्लूड करेंगे। अगली बात कर ले हम बेटा, इसके अंदर कौन सी प्रतिरोधक किस्म की, कौन सी बात करेंगे बेटा? प्रतिरोधक किस्मों की बात कर ले तो एक कौन सी है? अर्का सम्राट। कौन सी है? अर्का सम्राट से कुछ याद आया क्या? क्या याद आया बेटा? अर्का मृदुला, टमाटर का जो हमारा अगेती झुलसा है उसके लिए भी उपयोग हो रही है, पछेती झुलसा के लिए भी, और टमाटर का जो पर्ण कुंचन रोग है उसके लिए भी उपयोग किया था। याद आया क्या? तो इसीलिए ध्यान रखना, अर्का सम्राट जो है ये, और इसके साथ दूसरी हमारे पास कौन सी बेटा? अर्का रक्षक, ठीक है। ये दोनों ऐसी वैरायटी हैं जिसके अंदर ना तो वायरस से होने वाला रोग लगता है ना कवक से होने वाला रोग लगता है, ठीक है। पर हमारे किसान इसको उपयोग नहीं करते, कारण क्या है? उनको पता नहीं है, ठीक है। तो कौन बताएगा उनको? ओके, तुम बताओगे, वेरी गुड। मैं तो बताता ही हूं, तुम बताओ। चलो, एक बहुत अच्छी चीज जो है वो आज से शायद 2 हफ्ते पहले हुई थी, 2-3 दिन की बारिश हुई थी ना। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, उससे हमारी फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा? चलो, बहुत अच्छा प्रभाव, सुन लो अब, बहुत अच्छा प्रभाव उससे पड़ा था, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है वो याद रखना कि हमारी ये जो रबी का समय है, इस समय पर हम चना भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चना, ठीक है। सरसों के लिए तो वो बारिश बहुत अच्छी हुई क्योंकि सरसों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चने में एक दिक्कत आती है कि अगर चना जो है वो पुष्पन अवस्था पर है, जब उसके फूल आ रहे हैं और उस टाइम पर अगर बारिश हो जाए तो सारे फूल गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये चने के लिए काफी नुकसानदायक हुई है। आज सुबह ही बात हुई, एक किसान से फोन आया उनका, तो उन्होंने ये कहा कि सर चने के अंदर 2 हफ्ते पहले ही फूल आने चालू हो गए थे, लेकिन बारिश हुई उसके बाद सारे फूल है वो गिर गए, अब फूल ही नहीं आ रहे उसमें, अब वो पौधा सिर्फ बढ़ रहा है, कोई फूल नहीं है, अब क्या करें उसका, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि चने के अंदर जो सिंचाई देने का समय है वो कौन सा है, सोच के बताओ। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि चने के अंदर किस समय पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, 4 अवस्थाएं दे दूं, पौध अवस्था या फली बनने की अवस्था या पुष्पन अवस्था या फिर हम कह सकते हैं दूधिया अवस्था, तो कौन सी अवस्था पर नहीं करेंगे? पुष्पन अवस्था पर नहीं करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। तो चने में बेटा फिर सिंचाई कब करेंगे? पुष्पन अवस्था पर तो कर नहीं सकते, तो कब करोगे? या फिर कह सकते हैं पुष्पन से पहले, बस उस समय पर याद रखना है। बाकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं सब में पुष्पन अवस्था पर सिंचाई देनी होती है, बस चना ऐसा है जिसमें पुष्पन अवस्था से पहले सिंचाई देनी होती है। क्लियर है चीज? चलिए लिख लिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, अर्गोटिन क्या है? अरे सुन लो, पहला ऑप्शन है जंतुओं का रोग, कितने लोग कहते हैं ये सही है? ओके, वेरी गुड। दूसरा, ये कवक का विष होता है, कितने लोग कहते हैं ये सही है? ओके। कितने लोग कहते हैं बाजरे का रोग है?
1 2। चलिए, कितने लोग कहते हैं मनुष्यों का रोग है? चलिए, अब बाजरे का अर्गट रोग जो पढ़ा उसको खोलो, पीछे पेज पलटो एक बार। इसका सही आंसर क्या है बेटा? उसके अंदर, अरे सुन लो, मुझे पता है तुम्हें आता है, ठीक है, अब सुन लो। आपने जो अर्गट रोग पढ़ा उसके अंदर स्क्लेरोसिया लिखा था ना, वो निकालो एक बार। उसमें स्क्लेरोसिया से बनने वाला विष लिखा हुआ है, लिखा है ना? क्या नाम लिखा बेटा? अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अर्गोटिन की जगह क्या दे सकता है बेटा? अर्गोटॉक्सिन भी दे सकता है। क्या दे सकता है? अर्गोटॉक्सिन। तो अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन क्या होता है बेटा? कवक का विष होता है। इसकी वजह से एक रोग होगा जिसका नाम क्या है? अर्गोटिज्म। क्या नाम है? अर्गोटिज्म। और ये अर्गोटिज्म है वो जंतुओं के अंदर होने वाला रोग है। अगर जंतु नहीं दिया तब क्या करना है? मनुष्यों का रोग करना। बस ये हमारा आंसर है। और अगर बात करें बाजरे का रोग तो वो कौन सा है? अर्गट है। कौन सा है बेटा? अर्गट, ठीक है। आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका यही होना चाहिए, ठीक है। बार बार समझाता हूं, आज वापस से कहूंगा, अगर आप 2 मिनट खर्च करके एक क्वेश्चन सही कर देते हो तो वो ज्यादा बढ़िया है कि 10 सेकंड खर्च करके आप एक क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझे अभी आंसर दो 10 सेकंड के अंदर, ऐसा तो कहा नहीं ना, ठीक है। आपके मन में वो प्रोसेस चल जाना चाहिए अपने आप की। ये 4 ऑप्शन दिए तो चारों को सोचो कि ये क्या चीज है, उसके बाद सही आंसर दो, ठीक है। तो इस तरह से अटेम्प्ट करो, इसको गलत मत करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा बेटा, नमक का घोल जो है निम्न में से किसका प्रबंधन किया जा सकता है? चलो, एक तो है बाजरे का अर्गट रोग, दूसरा है बाजरे का हरित बाली, तीसरा मूंगफली का टिक्का और चौथा टमाटर का पर्णकुंचन रोग। क्या पर्णकुंचन में उपयोग किया? क्या नहीं किया? क्या टिक्का रोग में उपयोग करा? नहीं किया। क्या हरित बाली में किया? बाजरे के अर्गट रोग में क्या बन रहे हैं? स्क्लेरोसिया। क्या बन रहे हैं बेटा? तो स्क्लेरोसिया हल्के हैं, उनको भारी या स्वस्थ बीजों से अलग करने के लिए 20% नमक के घोल का उपयोग किया था। याद आ गया? चलिए, ओके। अगली बात करें, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग एक ही पढ़ा अभी तक, कपास का जीवाणु। और कुछ पढ़ा क्या? तो फिर आंसर क्या जाएगा? कवक जाएगा बेटा। विषाणु से होने वाले 3 रोग हैं आपके कोर्स में, तीनों पढ़ चुके। एक तो मूंगफली का आईपीसीवी, भिंडी का पीतशिरा और टमाटर का पर्णकुंचन। बस वो हो गया, ये दिया हुआ ही नहीं है। सूत्रक्रमी की बात करें तो अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना, वो अब इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए फिर बात करें बेटा, कार्बन डाजिम क्या है? अब कई लोग तो बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं मेरी तरह कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पादप रोग विज्ञान के हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होगा? कवकनाशी होगा, ठीक है। विषाणुनाशी नाम की कोई दवा नहीं है। कीटनाशी जो है वो होगा नहीं क्योंकि ये रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बचा खरपतवार नाशी, तो ये भी नहीं होगा, ये रोगों का चैप्टर है। एक ही बच गया, कौन? कवकनाशी, है ना। सिंपल है ना। अगर यहाँ के हिसाब से आंसर दो तो मैं तो इसी तरह से देता और मेरा आंसर सही होता नहीं होता, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में पूरा सिलेबस आएगा, उस समय पर आपको पता होना चाहिए कार्बन डाजिम क्या है। क्या है बेटा? ये एक कवकनाशी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से मित्र फफूंद है। चलिए अब फफूंद की बात कर ले बेटा। फफूंद को हम क्या कहते हैं? फंजाई या फिर क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, ठीक है। तो मित्र फफूंद कौन है? मित्र का मतलब पता है? दोस्त, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा सोचता हो, हमारे लिए अच्छा करता हो। तो इनमें से ऐसी कौन सी कवक है जो हमारे लिए अच्छी है? चलिए अभी पढ़ा कौन सी है? फ्यूजेरियम नहीं है, एल्बुगो नहीं है, सर्कोस्पोरा नहीं है, ठीक है। सर्कोस्पोरा से कौन सा रोग हो रहा था? सर्कोस्पोरा से टिक्का रोग, ठीक है।
एल्ब्यूगो से कौन सा रोग हो रहा है? आगे आएगा, सफेद रोली रोग होता है, ठीक है। और फ्यूजेरियम की बात करें बेटा, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक कवक है जिससे जड़ गलन रोग होता है। क्या होता है? या उसको हम आर्द्र गलन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करें, भिंडी का पीत शिरा मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलता है? पता है, ठीक है। सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम बेमेसिया टैबेसाई। अगली बात करें, संकेंद्रीय रेखाएं या लक्ष्य पट्ट प्रभाव किस रोग के प्रमुख लक्षण हैं? ओके, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, है ना। किसका? टमाटर का अगेती झुलसा। क्वेश्चन सिंपल है। कैसे है? सिंपल है नहीं है? ये सिंपल इसलिए क्योंकि तुमने ये पढ़ लिया। बाकी किसी और बच्चे से जाकर पूछो, वो इन्हीं में घूम जाएगा क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पढ़ने की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको मेन पॉइंट्स याद हो, ठीक है। यही जो क्वेश्चन है ये आपको जेट में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। इसीलिए आपके जो बुक्स के पीछे की क्वेश्चन है ये लेकर आता हूं मैं आपके लिए, ताकि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो इनमें से ही एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। उस टाइम पर तुम भी यही सोचोगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया जो बुक में से पढ़ लिया, और जिसने नहीं पढ़ा वो यही सोचता रह जाएगा कि काश मैं पढ़ लेता, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए पश्चाताप करने से अच्छा है कि उस कार्य को हम बहुत अच्छे से संपन्न कर लें, यही बात है, ठीक है। तो चलिए, कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं तो इसको बुक में देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगली बात करेंगे हम हमारे, चलो उसको डॉक्यूमेंट नहीं आज रहने दें, उसको कल से ही स्टार्ट करेंगे, वैसे 5 मिनट बचे हुए हैं। एक या तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसका ले ही लेते हैं, ठीक है। आपके लिए अगली डिजीज में लेकर आया हूं। तो पढ़ने में मजा तो आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे बेटा, जो हमारा इंट्रोडक्शन है कल इसको वापस देखेंगे, पर आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको हम यहाँ पर करा दें, ठीक है। हम बात करने वाले हैं किसके अंदर, हमारी खरीफ की फसलों के सारे रोग हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारी रबी के अंदर होने वाली फसलों की। रबी की जो प्रमुख फसल है भारत की वो कौन है? गेहूं है। कौन है बेटा? क्योंकि चावल तो खरीफ में होता है। कब होता है? तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है, ठीक है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल या धान है, ठीक है। ये उल्टा है, जो तुम सोचते हो उससे जस्ट उल्टा है, इसको ध्यान रखना, ओके। अब बात करें बेटा, जितनी भी हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, मतलब हमारी अनाज वाली फसलें, उन अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट गेहूं के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? गेहूं के अंदर है। कितना मिलता है? लगभग 75% के ऊपर मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। दूसरा हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना मिलता है? उससे ज्यादा ही मिलता है बेटा, लगभग 12% से 14% के बीच में मिलता है। तो सर्वाधिक हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो भी किसके अंदर है? गेहूं के अंदर है। 10 से 11 नहीं बेटा, 10 से 11 जो है वो इसके हमारे ज्वार के अंदर होता है, ज्वार और बाजरा में है, ठीक है। जो के अंदर है उससे कम है, 12% के आसपास जो है वो गेहूं के अंदर है, वो हमें करना है, ठीक है। उसको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजिंग वाला है, तो हम जब हमारी फसलें पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे इसके बारे में। फिर बात करें गेहूं के लिए, और तो गेहूं जो है वो मुख्य रूप से हमारे पास जो उपलब्ध है भारत में आज की इस जनरेशन में, वो कौन सा है बेटा? षट गुणित है। कौन सा है? षट गुणित का मतलब क्या है? 6n। कितना है? ठीक है, मतलब उसमें जो हमारे क्रोमोसोम की संख्या है वो 6 गुना है, ठीक है। अगर 6 गुना है तो इससे 2 कम कर दो, कितनी होगी बेटा?
4 गुना और 2 कम कर दो, 2 गुना, ठीक है। तो ये द्विगुणित गेहूं, चतुर्गुणित गेहूं और षड गुणित गेहूं, ठीक है। 3 प्रकार के गेहूं है। याद इसके अंदर हमें सबकी 2-2 स्पीशीज याद करनी होती है और उसकी भी ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाती है। बस एक ट्रिक याद रखनी होती है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे गेहूं हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो षड गुणित गेहूं से आता है बेटा, ठीक है। जो हमने हरित क्रांति जो उपयोग करी थी, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया गया, षड गुणित। दूसरा, हरित क्रांति में गेहूं कहां से लेकर आए, कौन से देश से लेकर आए, मैक्सिको से। किससे, कोटावारा से नहीं लाया, कहां से लाया, मैक्सिको से लेकर आए। इसीलिए षड गुणित गेहूं को हम बोलते हैं मैक्सिकन बोना गेहूं। क्या बोलते हैं, ठीक है, ये उसका कारण है, उसका मतलब है। तो मैक्सिकन बोना गेहूं जो है वो भारत में कौन लेकर आया, ओके। ऑप्शन जो है वो सुन लो, एक तो है नॉर्मन ई बोरलॉग, एक है एमएस स्वामीनाथन, तीसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन लेकर आया, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, वो भारत में लेकर आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति को फैलाने का काम किया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने, इसीलिए उन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत के अंदर, ठीक है। चलिए, अब गेहूं जब हमारे पास आ गया तो सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी पैदावार मिल रही थी, लेकिन उसके साथ गिफ्ट में एक रोग आया, ठीक है। एक तो गिफ्ट में खरपतवार आया था, कौन सा, गाजर घास। कौन आया बेटा, वो गेहूं के बीजों के साथ गिफ्ट में मिला था, उससे पहले भारत में गाजर घास नहीं थी। और इसी के साथ एक रोग भी फ्री में मिला, जिसका नाम क्या था बेटा, रस्ट रोग, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा रोली रोग। क्या बोलते हैं, रोली रोग कहते हैं, ठीक है। अब ये रोली क्या होता है इसको समझ लो। रस्ट का मतलब पता है क्या होता है, जंग लगना। क्या मतलब है, आप लोहे की किसी चीज को बाहर रख दो तो क्या होगा, उसके ऊपर बिल्कुल एक परत सी बन जाती है लाल भूरे रंग की, देखा है? उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका जो नाम लिया ना रस्ट, वो भी इसी कारण से लिया है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही पाउडर सा जो है, लाल भूरे रंग का पाउडर सा जो है वो बन जाता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, रस्ट डिजीज कहा, या फिर हिंदी में क्या कह दिया, रोली रोग कहा, ठीक है। दूसरी बात करें बेटा कि ये जो रोली रोग है इसका रोग जनक कौन है, ठीक है। इसका जो रोग जनक है वो कौन है, पक्सीनिया। कौन सा है बेटा, पक्सीनिया। और ये जो पक्सीनिया है ये क्या है बेटा, एक कवक है। क्या है, कवक। इसके लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था बीएचयू के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से पक्सीनिया किस समूह की कवक है, ठीक है। ऑप्शन जो दिए थे, एक दिया था पेरेनोस्पोरेल्स, ठीक है, एक दिया था यूरेडिनेल्स, एक दिया था इसके अंदर बसीडिनेल्स, ठीक है, और एक इसके अंदर आपको दिया था जो हम पाउडर मिल्ड्यू के लिए दे सकते हैं, एरिसाइफी। 4 हमें एरिसाइफेल्स दिया था, 4 हमको ये ऑप्शन दिए थे और क्वेश्चन पूछा था कि पक्सीनिया कौन से समूह की कवक है, ठीक है। हमने अभी तक ये पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा ना, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए, अभी से आंसर देने की जरूरत नहीं है कि आंसर तुम्हें पता ही हो, कल हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझ जाओगे और कभी गलत नहीं करोगे। जो बच्चे मुझसे पढ़े थे, जिनको मैंने पढ़ाया था, वो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए, ठीक है। और यहाँ तक कि दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं, उनके फोन आने लगे, सर इसका आंसर क्या होगा, हमें भी नहीं पता, ठीक है। कारण क्या था कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया था आईसीआर की बुक से। किससे दिया, आईसीआर की जो बुक है उससे दिया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे कौन सी कवक कौन से समूह में आती है। कुल हमने देख लिया ना बेटा, ओमाइसिड, सेस्कोमाइसिड, बसिडोमाइसिड, ड्यूटेरोमाइसिड, वो कुल है। हम कल जो बात करेंगे वो किसकी है, समूह की, कि उनका ग्रुप कौन सा है, ठीक है। चलिए फिर बात करें बेटा, ये जो पक्सीनिया है
इसको हम और क्या कहते हैं बेटा, रोली कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोली कवक या फिर रस्ट फंजाई के नाम से इसको जाना जाता है। किसको कहते हैं बेटा, पक्सीनिया को। फिर बात करें कि ये जो पक्सीनिया है ये कौन से कुल की फंजाई होती है, कौन से कुल की कवक है, तो आंसर क्या है बेटा, बेसिडियोमाइसीड्स। कौन सी बेटा। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन वो मैं पूछ लूं आपसे, ये बेसिडियोमाइसीड्स की कवक है तो बीजाणु कौन से बनाएगी, कौन से बनाएगी बेटा, बेसिडियो बीजाणु या फिर बेसिडियोस्पोर। क्या बनाएगी बेटा, बेसिडियोस्पोर। लेकिन एक खास बात बताऊं क्या, ये बेसिडियोस्पोर के अलावा 4 और स्पोर बनाती है। कितने बनाती है टोटल, इसके अलावा टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। कितने स्पोर बनाएगी, कि सर एक तो याद नहीं हो रहा, इसके अंदर कितने, 5 हैं। कितने, पर वो 5 याद हो जाएंगे। ठीक है, उसकी ट्रिक है हमारे पास, और हम एक ही क्लास के अंदर उसको याद कर लेंगे, वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 5 एक ही क्लास में याद होंगे। नेक्स्ट बात करें इसके नेचर की, इसकी प्रकृति की। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी बेटा, वायु जनित होती है। ठीक है, और इस चीज को रट लेना, क्या कर लेना, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरी कवक वायु जनित नहीं है। ठीक है, याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, इजी बन सकता है। निम्न में से वायु जनित कवक है, क्या ढूंढना है उस टाइम पर, पक्सीनिया दे रखा है तो आंसर करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं करना। गलत करके आना है क्या, गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि केवल पक्सीनिया है वो कैसी, वायु जनित, इसके अलावा कोई भी कवक वायु जनित नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात करें बेटा, इसमें दिया हुआ है हमें पॉलीमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है बेटा, बहुरूपी कवक। क्या मतलब है बेटा, ये बहुरूपी कवक होती है क्योंकि ये क्या बनाती है, 5 प्रकार के बीजाणु बनाती है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बीजाणु बनाती है। अब ये बहुरूपी का मतलब ऐसा नहीं कि बहू की तरह दिखती है। ठीक है, बहुरूपी का मतलब इसके बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग लाइफ साइकिल। मतलब कैसी है बेटा, ये दीर्घ चक्री कवक है। कैसी है बेटा, दिवाली पे जलाते हो ना, ठीक है, वो वाली चक्री। ठीक है, दीर्घ चक्री का मतलब क्या है, जो चक्री बहुत देर तक जलती रहती है। मतलब इसका जो जीवन काल है वो काफी लंबे समय का होगा, और लंबे समय का मतलब क्या है, पूरा 1 साल। कितना है बेटा, कोई भी कवक आप देख रहे हैं अभी तक जितनी भी पड़ी, बाजरा के अंदर क्या हो रहा था, मृदुरोमिलासी था, बाजरा खत्म रोग खत्म, यही हुआ। फिर अर्गट पड़ा, बाजरा हमने हार्वेस्ट कर लिया तो हमारा रोग भी खत्म हो गया। ठीक है, टिक्का रोग है तो मूंगफली खत्म हुआ तो वो रोग भी खत्म। लेकिन जब हम बात करते हैं रोली रोग की, तो अगर गेहूं खत्म भी हो गया तो भी ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा बेटा, दीर्घ चक्री कवक कहा है। मतलब इसका जीवन काल है वो काफी लंबा है। कितना है बेटा, पूरा 1 साल का जीवन काल है। ठीक है, इसका जो जीवन काल है वो 1 साल का होता है, इसीलिए हमने इसे दीर्घ चक्री कवक कहा। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, अभी तक पूछा हुआ नहीं है पर पूछ सकता है। क्या पूछेगा बेटा, जो हमारा रोली रोग है, कौन है बेटा, रोली रोग के जो जनक हैं वो कौन है। ठीक है, उनका नाम याद रखना, क्या नाम है, केसी मेहता। क्या नाम है, केसी मेहता। और जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो पैथोलॉजी की जो किताब है उसमें केसी मेहता की बुक पढ़ोगे। ठीक है, जब आप रस्ट के बारे में वहां पर पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय पर रस्ट को पढ़ने के लिए आपको डॉक्टर केसी मेहता की जो बुक है वो प्रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके और 3 प्रकार के रोली रोग बताए। कितने प्रकार के, किसके अंदर, गेहूं के अंदर। ठीक है, टोटल रोली रोग कितने प्रकार के हैं बेटा, गेहूं के अंदर नहीं, टोटल जो हमें कोर्स में पढ़ने, कितने, 5 प्रकार के हैं। 3 है गेहूं में, 1 है सरसों में, 1 है चाय में। 5 प्रकार के हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आगे कल देखते हैं।